रेडियो सिटी 91.1 एफएम से हाय, दिस इज मी करिश्मा। आई एम वेरी श्योर आप मुझे तो पहचान गए होंगे, और जब आप मुझे देखते हो तो आपको ये भी पता होता है कि मेरे साथ कोई ऐसे शख्स होंगे जिनके साथ जब हम बात करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। सो इस वक्त एक ऐसे ही जाने माने डॉक्टर हमारे साथ हैं, डॉक्टर नवीन कुमार। हेलो सर, आप कैसे हैं? नमस्ते मैडम, बढ़िया बताइए। तो सर, आज आपके साथ नी आर्थराइटिस के बारे में बहुत सारी बात हम करने वाले हैं। सर के बिल्कुल। बारे में मैं थोड़ा-सा बता दूँ। सर आर्थराइटिस एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हैं और सीनियर कंसल्टेंट हैं एट मणिपाल हॉस्पिटल्स, जो कि सरजापुर रोड, बैंगलोर में है। और सर के पास ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं, वो घुटनों से जुड़ी समस्याएँ लेकर आते हैं। लेकिन क्योंकि सर के बारे में हमने थोड़ी रिसर्च करी और हमें बहुत सारी बातें पता चली सर, जैसे कि आप गोल्ड मेडलिस्ट और बेस्ट ट्रेनी अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं यूके में। साथ ही साथ आपने अपना बैच टॉप किया था व्हेन यू वर इन इटली, एंड नॉट जस्ट दैट, आपको डिस्टिंक्शन मिला है एट पोर्टुगल इन योर एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इतनी सारी अचीवमेंट्स के साथ सर, आपकी सक्सेस का सीक्रेट सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे। ज्यादा कुछ है नहीं मैडम, लगे रहे उसके पीछे तो बात बन गई, बस और कुछ नहीं। जस्ट वी केप्ट गोइंग, उतने से हो गया, बस और कुछ कंसिस्टेंसी लगे रहे नहीं। वाली बात। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जी। इतनी एडवांस ट्रेनिंग आपने ली है ओवरसीज में जाकर के, जब आप शहर में लौट कर आए, जब आपने अपने लोकल पेशेंट्स को देखा, कितनी मदद हुई उन्हें आपके इस एक्सपर्टीज की वजह से? जी, तो देखिए यहाँ पे इंडिया में जो ट्रेनिंग हुई मेरी, मैंने भी यहाँ पे ट्रेनिंग लेके उसके बाद ही अब्रॉड चला गया। तो काफी काफी कुछ सीखने को मिलता है जब आप अब्रॉड ट्रेनिंग को जाते हैं। अलग 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 लोगों से मिलते हैं, अलग अलग तरीकों से जो ट्रीट किया जाता है उसमें काफी कुछ फर्क रहता है। ऑल्दो बुक्स वही रहते हैं, वो बोलने के लिए वही चीजें हम सीखते हैं ऐसे लगता है, लेकिन काफी कुछ बारीकी से देखें तो काफी सारे छोटी छोटी चीजें होते हैं जिनको अप्लाई करने से हमारे पेशेंट्स को काफी मदद मिल सकता है। द वे वी ट्रीट, द वे उनको आगे रास्ता दिखा सकेंगे, उसमें काफी चेंजेस आ सकते हैं। तो मैंने वो खुद देखा है, तो यहाँ पे आने के बाद भी उसकी वजह से मैं जैसे ट्रीट करता हूँ उसमें काफी सारे चेंजेस आए। तो आई होप दैट आई हैव डन ए गुड जॉब फॉर हेल्प बाय हेल्पिंग माय पेशेंट्स फॉर दैट। कोर्स सर, और आज आपके ही उस नॉलेज को हम यहाँ पे बहुत हद तक समझने वाले हैं, जैसे कि अर्थराइटिस की हम बात करने वाले हैं। तो एक बिल्कुल। सवाल जो कि अक्सर घुटनों के दर्द को लोग क्या समझ लें, मतलब व्हाट हाँ इज अर्थराइटिस? जी, पहले ये बात आर्थराइटिस लोगों को बहुत खलती है, बिकॉज़ काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि हर कोई नी पेन आर्थराइटिस होता है। ऐसे नहीं होता है, काफ़ी सारे लोगों को यंग एज में थोड़ा बहुत जॉइंट्स में पेन आना, ये ज़्यादा कुछ मूवमेंट ना करने की वजह से स्टिफनेस रहना, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें भी आर्थराइटिस का करार नहीं दिया जा सकता है। आर्थराइटिस तब बोला जाता है जब जॉइंट का जो लाइनिंग या लचीली हड्डी जो बोलते हैं या नरम हड्डी जो बोलते हैं, तो मतलब यहाँ पे सॉफ्ट लाइनिंग जो रहता है, जो लचीली हड्डी होती है वहां पे, तो जी। वो लचीली हड्डी दोनों बाजू का अगर वो पतला पड़ने लगा, और अगर ये पतला पड़ने के कारण पूरे जॉइंट में अगर ये हड्डी का एंड एंड जो होते हैं, जो शार्प एंड्स होते हैं, वो अगर एक्सपोज होने लगे, तो वो एक दूसरे को रगड़ते हैं। जब भी हम मूव करते हैं, चलते हैं, तो उसकी वजह से पेन होने लगता है। तो जिसको आर्थराइटिस का करार दिया जाता है, लेकिन उसमें काफी सारे अलग अलग चीजें हैं। आर्थराइटिस में भी किस हिस्से में हुआ है जॉइंट में, वो मायने रखता है। वेदर इट इज एक जगह पे बनी रही है या पूरा जॉइंट खराब हो चुका है, ये सारी चीजें जानना बिल्कुल जरूरी होता है उसमें। तो सर, अगर घुटनों में दर्द है और आप कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ही हो, और जी। क्या-क्या कारण हो सकते हैं पेन होने के? जी, आपको गठिया के बारे में तो मालूम होगा। गठिया जो है वो अलग से बीमारी होती है, उसमें सिर्फ एक घुटना नहीं, काफी सारे अलग अलग जोड़ों में परेशानियां रहते हैं लोगों को, तो घुटने में भी उसका असर होता है। लेकिन उसके लिए हम ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो बोलते हैं, उम्र के साथ जो होने वाले जो आर्थराइटिस जो होता है, उसको जैसे ट्रीट किया जा सकता है वैसे ही करने की जरूरत नहीं पड़ता है। अक्सर उनको दवाइयां दे के चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। या कोई और इंजरी हो, जैसे लिगामेंट्स का इंस्टेबिलिटी जो बोलते हैं, वो काफी लोगों को, स्पेशली यंग लोगों को अफेक्ट होता है, जहाँ पे कोई छोटी सी चोट होने के कारण लिगामेंट्स स्टेबल नहीं रहते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगता है। तो उसको हम आर्थराइटिस का करार नहीं दिया जाता है। तो और भी चंद लोगों में सिर्फ एक ही जगह पे कार्टिलेज का लॉस हुआ होता है, मतलब पूरा जॉइंट खराब नहीं हुआ होता है, एक ही जगह पे कार्टिलेज का लॉस हुआ होता है, बाकी जोड़ अच्छे से अच्छे कंडीशन में रहता है।
उन लोगों में हमें कोई रिप्लेसमेंट कोई बड़ा वाली चीजों के बारे में बिल्कुल सोचने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। वी कैन डू समथिंग कॉल्ड स्टेम सेल थेरेपी करके उसको वापस नया वाला कार्टिलेज वहां पे लगा सकते हैं। उससे पूरी तरीके से वो नॉर्मल हो सकते हैं, वापस उनके खेल कूद में लौट भी सकते हैं। तो वो पूरा अलग ही कहानी हो जाती है उसका। तो हर प्रॉब्लम नी का आर्थराइटिस नहीं है, तो इसी के लिए सही तरीके से जांच, सही तरीके से उसको समझना डॉक्टर से मिलके ये जरूरी है। तभी हम इस वक्त इस बारे में बात कर रहे हैं, और क्योंकि सर आप इस टॉपिक पे एक्सपर्ट हैं, तो अगला सवाल यही आता है कि अगर अर्थराइटिस है, डायग्नोस्ड है, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं इस वक्त? जी देखिए, आर्थराइटिस जब बोलते हैं तो लोगों को ये धीरे धीरे करके साल दर साल इंक्रीज होता जाता है। ऐसे नहीं कि सीधा मुझे आर्थराइटिस चालू हुआ 1 महीने 2 महीने में पूरा जॉइंट खराब हो चुका है, ऐसा नहीं होता है। साल दर साल ग्रेजुअल धीरे धीरे करके उनको थोड़ा बहुत पेन चालू होता है। तब क्या करते हैं लोग, अक्सर वो पूरा बढ़ने तक वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, तब डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर वो पूरा जॉइंट का जो लाइनिंग ही खराब हो चुका है और पूरा उसमें कुछ बचा ही नहीं है, जो लचीली हड्डी जो बताया मैंने वो पूरा निकल चुका है, तो उसके लिए तब सर्जरी, रिप्लेसमेंट सर्जरी के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। अगर लोग थोड़ा जल्दी उसके लिए अगर ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आए, माइल्ड मॉडरेट लेवल पे जब होता है, तो काफी सारी चीजें उनको मदद कर सकता है। यहाँ का आगे का नी का फ्रंट का जो मसल्स होते हैं, थाई का, तो वो मसल्स का एक्सरसाइज करके उनका स्ट्रेंथ बढ़ाने से 25-20% तक का इंप्रूवमेंट उसी से हो सकता है। तो वो एक्सरसाइज बेस्ड ट्रीटमेंट्स, उसके अलावा जोड़ के अंदर जो जो लाइनिंग होती है उसका क्वालिटी बढ़ाने के लिए दवाइयां मिलते हैं। जॉइंट के अंदर का जो लुब्रिकेशन, जो तेल होती है, उसका क्वालिटी बढ़ाने के लिए दवाइयां होते हैं। तो ऐसी चीजें प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा चंद लोगों में एक ही जगह पे अगर आर्थराइटिस है, तो उसके लिए उसको उस एरिया को लोड डालने से अवॉइड करने के लिए ब्रेसेस मिलते हैं, जो उसको अलग दिशा में उसको थोड़ा सा पुल कर सके। तो ये सारी चीजें अच्छे से काम कर जाते हैं अगर हमने उसको सही टाइम पे पकड़ा है तो। इनके अलावा जिनमें ये सब ट्रीटमेंट्स अगर काम नहीं कर रहे, तो इसके अलावा भी ट्रीटमेंट्स है जहाँ पे इंजेक्शन का प्रयोग होता है। जैसे हम उसके लिए प्लाज्मा इंजेक्शन करके एक चीज करते हैं, पीआरपी बोलते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं। ये खुद का खून से बना हुआ चीज रहते हैं, इसमें कोई केमिकल कुछ नहीं रहता है, तो उसका प्रयोग होता है। उससे जॉइंट के लाइनिंग का क्वालिटी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है उसमें। बट ये सारे चीजें तब काम करते हैं जब हम उसको सही टाइम पे ट्रीट करें। अगर पूरी जॉइंट खराब ही हो चुका है, पूरा वहां पे कोई लाइनिंग ही नहीं बची है, या पूरा हड्डियां एक्सपोज हो चुके हैं, तो ये सब चीजें करने से करके देख तो सकते हैं, लेकिन फायदा मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ऑलराइट सर, तो यानी कि वक्त रहते अगर आपने अपना डायग्नोसिस बिल्कुल। करवा लिया बिल्कुल। है, डॉक्टर को पता है आपकी प्रॉब्लम, तो आप बहुत तरीकों से उस चीज को होने से रोक सकते हैं। बिल्कुल। बट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से सर लोग बहुत डरते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जिनके ओल्ड पेरेंट्स हैं जो परेशान हैं, उनको समझा समझा के, लेकिन वो कहते हैं भई जी। हमें सर्जरी करानी ही नहीं है। हम जी। भाग रहे हैं इस चीज से। लेकिन जी। आप मुझे ये बताइए सर, कैसे करी जाती है सर्जरी ताकि ये डर लोगों के मन से मिटे? जी, पहली बात इसके बारे में पहले बात करेंगे कि आपने कैसे करते हैं सर्जरी, उसके बारे में जी, बात करेंगे, उसके बाद ये डर के बारे में एक बार बात करेंगे। जी, तो ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का जो जिक्र होती है, तो ये काफी लोग आके मुझसे पूछते हैं कि ये आप कैमरा डाल के कर सकते हो क्या? नहीं हो पाएगा। इट इज एन ओपन सर्जरी, मतलब उसमें जो छोटा सा छेद जो करते हैं उसका मिनिमम लेंथ तो चाहिए ही, बट जॉइंट के अंदर जो ऑलरेडी खराब हो चुका है उसको हमें रिप्लेस ही करना पड़ता है। जहां पर उसको और छोटा सा एक लेयर ऑफ हड्डी को भी निकाल के वहां पे आर्टिफिशियल जॉइंट को बिठा देते हैं। आर्टिफिशियल जॉइंट मतलब क्या? उसमें एक साइड जो है एक अलॉय का, कोबाल्ट क्रोम का अलॉय का एक यहाँ पे कप मिलता है, यहाँ पे नीचे का जो है टाइटेनियम का प्लेट मिलता है उसके लिए, और बीच में जो व्हाइट दिख रहा है यहाँ पे, वो एक पॉलीएथिलीन का लेयर बोलते हैं, जो स्मूथ लेयर बनता है वहां पर, जो उसको फ्री मूवमेंट के लिए अलाउ करता है। तो ये जोड़ बदलने वाला सर्जरी में जो हम चेंज करते, उसका जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे। यूके में जब तक काम कर रहा था, वहां पे ये सक्सेसफुल सर्जरी है। 99% लोगों में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था हमें, एंड 1% लोगों में तो वहां पर भी प्रॉब्लम्स हमने देखा है। वो सारी चीजें कहीं पर दुनिया भर में कहीं पर भी हो सकता है। बट जब मैं इंडिया वापस लौटा, यहाँ पे देख रहा हूँ हर एक बंदा जो आता है मेरे पास, मेरे रिश्तेदार को ऐसा हुआ था, मेरे नेबर को सर्जरी हुआ था उनका, वो चल ही नहीं पाए सर्जरी के बाद, हालत बहुत खराब हो चुकी।
मैं परेशान हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, यूके में तो इतना सक्सेसफुल सर्जरी है, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। मैंने चंद लोगों का एक्सरे भी देखा, एक्सरे पर तो लगभग ठीक ही किया है डॉक्टरों ने वहां पे, एक्सरे में तो कोई ऐसे नुक्स नहीं निकाल पाया मैंने। तो मैंने थोड़ा बहुत जांच की कि ऐसे क्या हो रहा है इंडिया में जो लोगों को इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो उसके दौरान मैंने क्या देखा, काफी सारे जगहों पे इंडिया में पोस्ट सर्जरी फिजियोथेरेपी का सही तरीके से, रिहैब का सही तरीके का सुविधा नहीं होती है, या तो लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती। या तीसरा, फैमिली वाले, घर वाले उनको काफी सारे लाड प्यार करके एक एक महीना, डेढ़ डेढ़ महीना उनको लेटा देते हैं। एक डेढ़ महीना वो लेट गए उस उम्र में, 60-70 की उम्र में, तो उठेंगे नहीं। तो ये मुद्दा काफी सारे बार मुझे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वो लोग 4-5 महीने के बाद जाग जाते हैं कि अरे मुझे मूवमेंट नहीं आ रहा। तो तब ऑलरेडी काफी देर हो चुकी होती है, तब हम तभी कोशिश किए, वो मूवमेंट वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बड़ा वजह है जिसकी वजह से इंडिया में आपको काफी सारे फेलियर्स देखने को मिलते हैं। काफी सारे लोगों को इसके बारे में डर जो बैठ गया है, इसी की वजह से हुआ है। क्योंकि सर्जरी हम कितने भी अच्छा करें, उसके बाद का रिहैब को, फिजियोथेरेपी को सीरियसली लेना बिल्कुल जरूरी है। सही तरीके से वो हुआ तो तब गारंटी दे सकते हैं कि आपका घुटना जो है सही तरीके से काम करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर, आपका ये एनालिसिस बहुत लोगों की लाइफ बदलने वाला है, क्योंकि एक्चुअली होप लोग सो। ये बातें करते हैं बिना हाँ सोचे जी। समझे कि वो क्यों हो रहा है। हाँ जी। क्लैरिटी देने के लिए बहुत शुक्रिया इस विषय पर सर। इसी के साथ आपने जैसे कि कहा कि आपने 99% केसेस को वहां पे ठीक होते देखा, बट फिर भी कुछ रिस्क्स, कुछ फेलियर्स ऐसे आपने देखे होंगे, तो क्या रेट है अगर हम सर्जरी की बात करें, नी जी। रिप्लेसमेंट सर्जरी की, कि फेलियर रेट्स क्या देखने को मिलते हैं? जी, ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है आजकल के जमाने में जो कर रहे हैं, आराम से 20-25 साल तो चलना चाहिए वो। लेकिन एक 1% लोगों में, कुल मिला के 1% लोगों में उसमें प्रॉब्लम्स आने का संभावना रहता है। वो रिस्क को हर हॉस्पिटल में हर डॉक्टर उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते, फिर भी जीरो तो नहीं कहा जा सकता, थोड़ा बहुत रिस्क तो है। रिस्क मतलब क्या, वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अगर इन्फेक्शन हो गया तो जॉइंट खराब हो सकता है, जितना भी हमने अच्छा काम किया वो ठीक नहीं हो पाता है। पैर में क्लॉट्स होने का, अगर वो अगेन वही मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि अगर मोबिलिटी सही तरीके से सही टाइम पे चालू नहीं किया है, काफी समय तक हम लेट गए, तो उसकी वजह से भी पैर में क्लॉट्स, मतलब डीवीटी जो बोलते हैं, ऐसे क्लॉट्स होने का संभावना रहता है। वहां पे नसों का सही तरीके से काम न करने का संभावना रहता है। ये सारे चीजें जो है, इनमें हम इसका रिस्क को मिनिमाइज करने का कोशिश करते रहते हैं। वी ट्राई एंड मिनिमाइज द रिस्क, बट फिर भी एक छोटी सी मात्रा में वो रिस्क रह जाता है। बट यस, ये जो रिस्क है सच में इट्स अ वेरी स्मॉल रिस्क कंपेयर टू बेनिफिट्स के बारे में जो बात कर रहे हैं। वो रिस्क, और रिस्क जिनमें है तो भी उसको हम मिटाने का या उसके लिए तरकीब है जिससे उसको ठीक कर सकते हैं। बट उसको जीरो तो नहीं कर सकते, बट लेकिन उसको बिल्कुल मिनिमम किया जा सकता है। सर, एक पूरा पार्ट बॉडी का रिप्लेस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये काफी पेनफुल भी हो सकता है। कितनी पेनफुल रिकवरी या कह दीजिए स्लो रिकवरी होती है नी रिप्लेसमेंट जी। में, या बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, इतनी स्लो नहीं है? जी, नी रिप्लेसमेंट का जो शब्द इस्तेमाल हुआ होता है अक्सर, रिप्लेसमेंट मतलब ये कोई ट्रांसप्लांट जैसे नहीं होता है। मतलब अभी हम क्या बात करते हैं, ये हार्ट का ट्रांसप्लांट जो हुआ या किडनी का ट्रांसप्लांट जो हुआ, वहां पे वो निकाल के नया वाला हार्ट वहां पे डाला जाता है। बट यहाँ पे जो है ये आर्टिफिशियल मटेरियल डाला जाता है। जैसे अगर फ्रैक्चर है तो जैसे प्लेट डालते हैं, वैसा ही इसमें जो एरिया में अगर वहां पे जो लाइनिंग नहीं रही तो उसका हम कवरिंग लेयर डालते हैं, बस और कुछ नहीं। जैसे हम टूथ का जो इम्प्लांट का कवरिंग डालते हैं, जैसे इसका भी एक कवरिंग लेयर बन जाती है। बल्कि ये कोई पूरा जॉइंट को ही रिप्लेस करके कुछ और नया वाला डालना, ऐसी वाली बात नहीं है। देखिए, ये एक चीज बिल्कुल जानने की जरूरत है बिफोर गोइंग फॉर ए सर्जरी, क्योंकि इसमें पेन किस मात्रा में रहता है, इसमें कितना हमें झेलना पड़ता है। तो ये पेनलेस सर्जरी, कुछ भी पेन नहीं होने वाला है आपको कभी भी उसके बाद, ऐसे तो नहीं कह रहा हूं मैं। हाँ, ऐसे तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जोड़ तो डे वन से तैयार रहता है आपका वजन लेने के लिए। लेकिन जोड़ के आगे का जो मसल्स होते हैं, जहां पे हमने कट करके वहां पे आगे बढ़ाए, और स्किन, चमड़ी जो है, वो सारे चीजें वापस नॉर्मल होने के लिए टाइम लगाते हैं। वहां पे हीलिंग होना जरूरी है, वहां पे इन मसल्स में वापस मूवमेंट आना जरूरी है। तो ये चीजें थोड़ा टाइम तो लगता ही है।
बट उसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, द सेम डे इवनिंग और एट द मोस्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग इनको वॉकर इस्तेमाल करके चलना या एटलीस्ट खड़े होना चालू कर लेते हैं, ताकि उनको कॉन्फिडेंस जल्दी आ जाए। तो पेन के लिए काफी सारे तरकीब है जिनसे हम उसको मिनिमाइज करते हैं। एपिड्यूरल इंजेक्शन लगा के उसको करते हैं, वहां पे जो सर्जरी के दौरान इंजेक्शन दिया जाता है उसके अगल बगल में, जिससे काफी कम हो जाता है। पोस्ट सर्जरी पेन मैनेजमेंट काफी कुछ करते हैं, बट फिर भी कंप्लीटली पेन फ्री तो नहीं कहा जा सकता। थोड़ा बहुत पेन हो जाएगा तो उससे डर के कुछ ना करे और ऐसे बैठ गए तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो कुछ पेन हो जाएगा तो भी ये कॉन्फिडेंस रखे, एक हिम्मत रख के कोशिश करूंगा या करूंगी करके तो बिल्कुल हो जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट के साथ सहयोग देके थोड़ा बहुत वो मूवमेंट्स भी करने के लिए कोशिश करते हैं शुरू से ही, तो उसके साथ फिजियोथेरेपी रिहैब चालू करेंगे तो बिल्कुल वो टोटल पेन जो है, मैं जो बता रहा हूँ शुरू में 10-15 दिन के लिए पेन काफी ज्यादा महसूस करते हैं लोग, बट उसको दवाइयों के रूप में ट्रीटमेंट देके उसको कम किया जा सकता है। उसके बाद भी पेन मेडिकेशंस को एसओएस बेसिस पे रखते हैं, मतलब जब दर्द ज्यादा है तब लेने के लिए। माना कि फिजियोथेरेपी किया और थोड़ा ज्यादा ज्यादा पेन बढ़ गया तो उस दिन एक दवाई लो कोई नहीं, हाँ एक गोली लो कोई नहीं, बट लेकिन उसका इस्तेमाल इसीलिए होना चाहिए ताकि हम और एक्सरसाइज कर पाए और अच्छे से कर पाए। वो होना चाहिए, सिर्फ पेन किलर लेके मैं बैठ जाऊंगी नहीं चलेगा। हाँ तो दैट इज द थिंग, वो अगर करेंगे तो वी कैन मैनेज द पेन। एंड लेकिन पूरा मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे पेशेंट से, बिना वॉकर बिना सपोर्ट चलने के लिए 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और टू गो आउटडोर्स कंफर्टेबली 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल के आने के लिए, टहल के आने के लिए, 5 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ये मैं आर्बिट्री टाइम रखता हूँ, लेकिन उतने में नहीं हो पाया और एक्स्ट्रा 2 हफ्ते लग गए तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वो कोशिश उस तरफ उस दिशा में होनी चाहिए ताकि वो मैनेज कर पाए। यानी कोई भी सर्जरी आपको तब और हेल्प कर सकती है जब आपको अपने डॉक्टर पे भी भरोसा हो और अपने आप पर भी हो। नहीं तो बिल्कुल। विल पावर टूटी तो फिर जी, बिल्कुल। भगवान भरोसे रख सकते हैं, रह सकते हैं, बट लेकिन खुद पे भी भरोसा थोड़ा बहुत होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। सर आपने वैसे बहुत सारे बेनिफिट्स ऑलरेडी बता दिए, लेकिन अगर हम की बेनिफिट्स की बात करें जो कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के होते हैं, तो वो क्या जी, हैं? जब रिप्लेसमेंट के बारे में लोग सोचते हैं, तो लोग कई बार डर के मारे नहीं कराते, लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना जरूरी होता है। यहाँ पे हम कई बार क्या सोचते हैं, अगले 3 महीने 6 महीने निकल गए तो चल गए, जितना चलता है ऐसे इसको खींचते जाएंगे। बट लेकिन मानो कि अभी एक 60 साल के आदमी है, जिनके पास 20 साल है 25 साल है, किसी को नहीं पता, अभी ऑलरेडी चलने को मुश्किल हो रहा है, टहलने को मुश्किल हो रहा है। हमने काफी कुछ ट्राई करके कर दिया है ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ इंजेक्शन हो या दवाई हो, उन सब से काम नहीं चल रहा है और काफी घिस चुका है जॉइंट ऑलरेडी। तो उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त कई सारे लोग क्या सोचते हैं, अभी चलो ठीक है जैसे तैसे करके मैच कर रहे हैं ऐसे निकाल लेते। उससे प्रॉब्लम ये होता है कि आपका आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ तो उसकी वजह से ठीक से नहीं चल रहा है, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरा हो गया बिकॉज आप चल नहीं पा रहे हो उसकी वजह से। और प्रॉब्लम्स लाइक जैसे मेडिकल प्रॉब्लम्स जैसे डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, ये सारी चीजें भी एड ऑन हो जाएंगी क्योंकि आप एक्टिव नहीं हो, आप चल नहीं रहो। और भगवान ना करे लेकिन 3-4 साल 5 साल आपने काट लिया और तब तक बाकी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी चालू हो गए और आप सर्जरी करने के लिए लायक भी नहीं रहे और चल भी नहीं पा रहे हो, तो तब दूसरों पर निर्भर होने की जरूरत पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें लोगों को सोचना चाहिए बिफोर दे से दैट कि ना मुझे सर्जरी नहीं चाहिए या सर्जरी कराना है मुझे। तो ये समझेंगे लोग और उसके बाद एक डिसीजन लेंगे तो एटलीस्ट दे विल बी इन द राइट पाथ। और ये सर्जरी इसीलिए किया जाता है ताकि आप वापस आप बिना पेन चल पाएंगे, उठना बैठना हो पाएगा। काफी सारे लोग आके मुझसे पूछते हैं कि मैं पालती मार सकता हूँ, हाँ या पालती मार सकती हूँ क्या? पालती मारना हमारा इंडियन कल्चर में लोगों को काफी मायने रखता है। पोस्ट नी सर्जरी, बिफोर नी सर्जरी ऑल्सो दे वुडंट बी एबल टू डू दैट, उतना आसान नहीं होता है अगर आपको ऑलरेडी आर्थराइटिस है तो। पोस्ट सर्जरी इतना सा, मतलब पूरा ऐसे पालती नहीं बट इतना सा पैर आगे फैला के बैठना हो पाएगा बिल्कुल, बट पूरा ऐसे पद्मासन जैसे पालती मारना नहीं हो पाएगा। तो उतने में अगर आपको उतना करना ही है तो कर सकते हैं बिल्कुल, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा लोगों को, बट उतना मैनेज करना हो जाना चाहिए उनको। ऑलराइट सर। जी। आई थिंक सर बहुत सारे एडवांसेस हो चुके हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपने इतने सारे बता रखे हैं। अगर हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करें, तो जी। लेटेस्ट एडवांसमेंट्स क्या हैं? जैसे कि जो इम्प्लांट्स की लाइफ कितनी होती है या फिर कितनी मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स आ गई हैं? इसके ऊपर थोड़ी-सी आप रोशनी डालें सर प्लीज़।
जी, बिल्कुल। तो अभी जो है द न्यूएस्ट किड इन द ब्लॉक इज़ रोबोटिक सर्जरीज़, रोबोटिक नी सर्जरी और हिप सर्जरी, ये सारे चीज़ों में रोबोट्स आ चुके हैं। लेकिन जब मैं रोबोट्स सर्जरी करते हैं बोलता हूँ तो लोग ये मान के बैठते हैं कि रोबोट सर्जरी करते रहते हैं, हम आराम से बैठ के वहाँ पे गप्पे मारते हैं। ऐसा नहीं होता है। रोबोट हैज़ गॉट इट्स रोल। रोबोट्स भी अभी इवॉल्व हो रहे हैं, काफ़ी कुछ रोबोट्स करने लगे हैं, बट लेकिन सर्जरी जो है पूरा सर्जन ही करता है। रोबोट का काम क्या है, वो वहां पे कट्स लेने के लिए हमें मदद करता है। तो पहले हम क्या करते थे, जिग्स इस्तेमाल करके, मतलब ये जिग्स जो बोलते हैं, वो इस एंगल में यही कट करना है, इतना एंगल में ही इसको लेना है, ये कट लेना है, वो सारी चीजों को हमें सेट कर देता था थ्रू यूजिंग द मैकेनिकल जिग जो बोलते हैं। मतलब ये मेटल का जो कट्स करने के लिए हमें वो अलाइनमेंट का एक यंत्र है जो इस्तेमाल करते थे। तो अभी जो रोबोट जो है वो हमें काफी सारे अलग अलग दिशाओं में भी एंगल्स का, और इवन 1 और 2 डिग्रियां, 1 और 2 मिलीमीटर, आधा मिलीमीटर तक प्रेसिशन में मदद करने लगा है। तो उससे क्या होता है, आपका आउटकम्स और भी अच्छे हो जाएंगे उसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कन्वेंशनल मेथड से जो सभी भी सर्जरी करते हैं वो खराब है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अभी तक जो कन्वेंशनल मेथड्स पे हम कर रहे थे उनमें भी 20-25 ईयर्स आराम से लोगों का नींद चल जाता था। बट लेकिन रोबोट्स का जो आया है दैट्स ए न्यू थिंग, बट लेकिन दैट इज टेकिंग इट टू नेक्स्ट लेवल। तो अभी जो सर्जरीज हम कर रहे हैं उसका नतीजा हमें नजर आने में, समझ में आने में लगेगा समय, बट लेकिन जो हम देख रहे हैं देर इज ए बिग लीप इन टर्म्स ऑफ हाउ वी आर डूइंग द सर्जरी। तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो कितना और इम्प्रूवमेंट लाएगा। बट वी आर ऑलरेडी सीइंग द काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ पेशेंट का इनिशियल रिकवरी जो होता है उसमें, द कट्स जो है उसमें थोड़ा सा पहले के मुकाबले कम लेते हैं। तो ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर देयर। हाँ, तो ये जो मसल स्पेयरिंग सर्जरी जो है वो पहले से ही कर रहे हैं। दोस आर द काइंड ऑफ थिंग्स वेयर वी टेक स्मॉलर कट्स, वी आर डूइंग इट विद मोर मिनिमल काइंड ऑफ थिंग। बट लेकिन जितना एक्सेस चाहिए वो तो चाहिए ही। उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इट्स नॉट ए कैमरा वाला सर्जरी, बट यस, बट उन सब चीजों में काफी इंप्रूवमेंट आ चुकी है। एंड पेन मैनेजमेंट में पहले के मुकाबले देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी डू इन टर्म्स ऑफ पेन मैनेजमेंट, जो आपका जो रिकवरी है उसको स्मूदन आउट करने के लिए। और पोस्ट सर्जरी जो है, जो रिहैब में भी काफी सारे नए चीजें आ चुके हैं। एक चीज जो सीपीएम बोलते हैं, मतलब कंटिन्यूड पैसिव मूवमेंट बोलते हैं। तो एक मशीन डाल के आपका पैर को रखते थे उसके ऊपर, वो अपने आप मूवमेंट्स को कराता रहता है ताकि आपका मूवमेंट्स फ्री हो जाए थोड़ा। इससे आपको जितना लड़ना है उसमें थोड़ा थोड़ा हम कम कर सके उसको। तो ये सारी चीजें है। देर इज मोर एंड मोर इम्प्रूवमेंट्स ऑकरिंग इन दिस फील्ड, आते रहे। बट फिलहाल जो है दैट इज समथिंग विच वी आर इन ए मच बेटर पोजिशन देन व्हाट वी वर 20 ईयर्स। सर, मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगी कि चलते रहना ही ज़िंदगी का नाम है और अगर आपको चलने में दिक्कत आ रही है, तो डिले ना करें। अगर ऐसी कोई समस्या है, तो डॉक्टर नवीन जैसे और भी बहुत सारे आपको स्पेशलिस्ट मिलेंगे, जो कि आपको इस पर अच्छे से गाइड भी करेंगे और सही ट्रीटमेंट भी बताएँगे। नवीन सर, आपसे चलते-चलते एक कंक्लूजन मैसेज हम लेना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? एक ही चीज, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। आप सर्जरी के बारे में पहले सोचिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। अगर आप उसको डिले कर रहे हो तो मुझे उसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर आपका घुटना इतना ऑलरेडी घिस चुका है, ऑलरेडी एडवांस्ड आर्थराइटिस आपको तकलीफ दे रहा है, मतलब उसको डिले कर करके कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर सिंपल तरीके से ट्रीटमेंट्स अगर काम कर रहे हैं तो ठीक है, बढ़िया। नहीं है तो आपको आगे का सोचना पड़ेगा। बट अगर आप सर्जरी करने का सोच रहे हो तो उसके बाद के परिश्रम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो डॉक्टर ने सब कुछ कर दिया और सब कुछ हो गया, ऐसी बात नहीं होती है। उसके बाद आपको भी थोड़ा बहुत लड़ना पड़ता है। हम जो सर्जरीज करते हैं अनफॉर्चुनेटली अपेंडिक्स सर्जरी जैसे नहीं होता है, जहाँ पे निकाल फेंक दिया हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसमें उसके बाद का जो है थोड़ा बहुत आपको भी मेहनत करना पड़ता है। उसके लिए आप पहले से ही तैयार रहो मेंटली। तो आपका रिकवरी जो है बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। ये सर्जरी गलत नहीं है, सर्जरी का सही इस्तेमाल और उसका उसके बाद का सही तरीके का रिहैब पार्ट खुद को समझा के आएंगे तो योर रिकवरी विल बी गुड, यू विल डू वेल। थैंक यू सो मच नवीन सर। आई एम वेरी श्योर आज बहुत लोगों के मन से जो डर थे वो मिट गए होंगे और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़े ऐसे किसी भी ट्रीटमेंट की, तो अब आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।